काश बेटी की विदाई के वक्त मैंने ये ना कहा होता। ये क्या हाल बना रखा है बेटा। तुम इस घर की छोटी बहू हो, कोई नौकरानी नहीं। अपने आप को आईने में देखा है तुमने? वॉकर पर चलकर तुम सारे काम निपटा रही हो। विनय जी ने अचरज कर बोला। पापा, अपने घर का काम करने में कोई नौकरानी नहीं हो जाता। मेरा ससुराल संयुक्त परिवार है। छोटी बहू होने के कारण ये मेरा दायित्व है कि मैं घर को संभाल कर रखूं। जब से पाँव में चोट लगी है, तब से वैसे ही जेठानी जी और सासू माँ को मेरी मदद करनी पड़ती है। अब इस पाँव के दर्द को जाने में महीनों लगेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि मैं महीनों आराम करूं। चेतना ने अपने बिखरे बाल को संभालते हुए अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने दर्द को छुपाने की असफल कोशिश करते हुए अपने पिता को समझाया। छोटी बहू का मतलब ये नहीं कि शाम के 4 बजे तुम खाना खाओ, अपने कपड़ों का ध्यान ना रखो, यहाँ तक कि अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान ना रखो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, ये मेरी बेटी है या कोई और। विनय जी की आंखें सुर्ख लाल हो गई थीं। शायद एक पिता, जो कि एक मर्द है, होने के नाते उन्होंने अपनी आँखों को सजल होने की इजाज़त नहीं दी। तभी चेतना की सास आ गई। क्या बातें हो रही हैं बाप बेटी में? चेतना बहू, तू थोड़ा देर वॉकर छोड़कर भी चल लिया कर। अपनी लापरवाही से गिर पड़ी हो बाथरूम में। तुम्हारी लापरवाही का खामियाजा हम भर रहे हैं। डॉक्टर ने भी कहा है कि थोड़ा थोड़ा चलना शुरू करो, पर तुम तो वॉकर छोड़ने का नाम ही नहीं लेती। पता है समधी जी, इसकी जिम्मेदारी मैं और इसकी जेठानी उठाते हैं। अब आप समझाओ इसे कि इतना लापरवाह ना बने। चेतना की सास ने नाराज़गी जाहिर की और वहाँ से चली गई। विनय जी अपनी मंझली बेटी चेतना के ससुराल आए हुए थे। 2 साल पहले चेतना की शादी एक संपन्न परिवार में उन्होंने की थी। चेतना की बड़ी बहन का विवाह कुछ महीनों में ही टूट गया था। इसलिए विनय जी ने चेतना का विवाह बहुत सोच समझ और जांच परख कर किया था। चेतना के ससुराल वाले शहर के बेहद संपन्न और प्रतिष्ठित परिवारों में से एक थे। विवाह के बाद विनय जी भी चेतना की तरफ से निश्चिंत और उसकी खुशी के प्रति आश्वस्त हो गए। कुछ दिनों बाद अपनी तीसरी व आखिरी बेटी के वर की तलाश में जुट गए। चेतना ने भी कभी फ़ोन कर या कभी मिलने पर अपने ससुराल की किसी समस्या का जिक्र नहीं किया। इतने दिनों में एक बार सिर्फ मायका आई और अपनी हालत छुपा कर रखा। मायके के लोगों को उसकी चुप्पी में उसकी संपन्नता नजर आई। आज विनय जी तीसरी बेटी के रिश्ते के सिलसिले में चेतना के शहर किसी लड़के वर से मुलाकात करने आए थे। शहर आने के बाद वह चेतना से मिलने उसे बिन बताए उसके ससुराल पहुंच गए। वहां पहुंचकर वह चेतना को पहचान नहीं पाए। पाँव में गरम पट्टी बंधी अस्त व्यस्त चेतना वॉकर के सहारे खड़ी होकर रसोई में कुछ बना रही थी। विनय जी चेतना की सासू माँ की बातें सुनकर हतप्रभ थे। उनकी पढ़ी लिखी समझदार बेटी के इस हालत पर भी उनकी सास उसको ताना दे रही हैं। चेतना को दर्द है तभी तो वॉकर पर चल रही है। बाथरूम में गिरना एक दुर्घटना है, ना कि लापरवाही। बेटा, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने नहीं कहा क्या? और जब रसोई तुम संभाल रही हो तो किस काम की बात तुम्हारी सासू माँ कर रही हैं, जिसे उन्हें और तुम्हारी जेठानी जी को करना होता है। विनय जी ने चेतना के सिर पर हाथ रखकर बोला। डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट बोला है पापा, पर सासू माँ मुझे आराम करने नहीं देती। मेरी जेठानी और सासू माँ अपना खुद का काम खुद कर रही हैं, क्योंकि मैं उनका काम करने में असमर्थ हूँ। ज़्यादा देर खड़े होने से मेरा दर्द बढ़ जाता है। मेरे विवाह होकर आने की अगली सुबह से ही पूरे घर की जिम्मेदारी मुझ पर लाद दी गई। नौकर को हटा दिया गया और कहा गया कि मुझे कौन सा नौकर की आदत है।
मैं छोटी बहू नहीं, इस घर की 24 घंटे की काम वाली बनकर आई हूँ। मुझे हर बात पर छोटे परिवार से होने का ताना दिया जाता है। चेतना अपने पिता के आगे ज़्यादा देर कठोर न बन पाई। उसका धैर्य टूट गया और उसने सच्चाई बता दी। बेटी के दर्द से विनय जी भी रो पड़े और बोले, एक बार बताया तो होता बेटा कि तुम्हारी ये हालत है। मैं तो तुम्हारे संपन्नता से खुश था। अगर मैं इस शहर में नहीं आता तो तुम्हारी इस हालात के बारे में नहीं जान पाता। मुझे अफ़सोस है कि हमारा दामाद भी तुम्हारी हालत से वाकिफ़ नहीं। पापा, वह जानबूझकर अनाड़ी बने रहते हैं। फैमिली बिजनेस में मेरे ससुर और मेरे जेठ जी का ज़्यादा योगदान है। सारा कारोबार बना बनाया उन्हें मिला है, इसलिए वो सबों की हाथों की कठपुतली बने हैं और मेरी भी वही स्थिति बना रखी है। चेतना बोली, बेटा, घर का काम करना, सबका ख्याल रखना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन खुद बीमार होकर स्वस्थ व्यक्ति का ख्याल रखना और अपना ख्याल ना रखना तो दब्बूपन है। इतनी बड़ी बात तूने हमें क्यों नहीं बताया? ये तो घरेलू हिंसा है। विनय जी ने दुख से कहा, पापा, दीदी के तलाक के बाद आपने उसके टूटे रिश्ते की वजह दीदी को बताया। उसकी हर बातों को आपने गलत ठहराया। आपने जानने की कोशिश नहीं की कि उसने जीजू से रिश्ता क्यों तोड़ा। जब मेरी शादी होने वाली थी तो मुझे भी आपने और माँ ने सिर्फ रिश्ते को निभाने का ज्ञान दिया। कभी ये नहीं बताया कि मुझे गलत के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। मुझे अभी भी याद है, विदाई के वक्त भी आपने यही कहा था, तेरा घर बसना चाहिए, तेरी दीदी की तरह तू वापस नहीं आना, वरना तेरा पापा ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मैंने भी अपनी ज़िंदगी के दुखों को अपनी किस्मत मान लिया। चेतना ने दबी आवाज़ में विनय जी के गले लगकर कहा। विनय जी ग्लानि और पश्चाताप से पिघल गए। उन्हें अफसोस होने लगा, काश वह अपनी बेटी को सही गलत चुनने की शिक्षा देते। काश वह अपनी बड़ी बेटी की तलाक की वजह अपनी बेटी को नहीं मानते। काश, काश उसे सुनते। काश। क्या हुआ समधी जी, आप चाय नहीं पिए क्या? चीनी वीनी डाली है कि नहीं आपकी बेटी ने? आजकल खोई खोई सी रहती है। चेतना की सास फिर से ताने मारने लगी। समधन जी, मेरी बेटी अपने सूजे पांव लेकर काम कर रही है, वो भी वाकर पर। क्या आपको दिखाई नहीं देता? घर के नौकर चाकर कहाँ गए? जब चेतना का रिश्ता लाया था तो आपने कहा था घर में नौकर चाकर भरे हैं। कहाँ गए सब के सब? विनय जी चिल्ला पड़े। उनकी आवाज़ से घर के और सदस्य भी बाहर आ गए। विनय जी ने रौद्र रूप धारण कर लिया था। आप लड़की के पिता होकर इतनी तेज़ आवाज़ में कैसे बोल सकते हैं? ये हमारा घर है, आपका कबाड़खाना नहीं। चेतना की सास बोली, आपकी बहू उसी कबाड़खाने में वापस जा रही है। मुझे आज इसकी हालत का पता लगा। आप लोगों की मानवता कहाँ चली गई? डॉक्टर ने इसे बेड रेस्ट बोला है और आप लोग इसे वॉकर देकर काम करवा रहे हैं। आज ही पुलिस स्टेशन जाकर आपकी कंप्लेंट डालता हूँ। अपनी बेटी को अपने साथ ले जा रहा हूँ। ये बोलकर विनय जी ने चेतना का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे उसे लेकर दरवाजे से निकल गए। चेतना की जेठानी को ठंड में पसीना आ रहा था। उसके जेठ जल्दी जल्दी शहर के आईजी को फ़ोन मिला रहे थे। सासू माँ भागकर भगवान के कमरे में जाकर बैठ गई थीं और माफ़ी की गुहार कर रही थीं। चेतना के पिता के इस रूप की उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। आने वाले खतरे की घंटी से पूरा परिवार धड़धड़ा रहा था और सोच रहा था, काश उन्होंने चेतना के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया होता, क्योंकि गलती करने वाले को भी ये पता होता है कि उसका ये कृत्य गलत है, परंतु एहसास तभी होता है जब कोई उसकी गलती का एहसास उसे करवाता है।
दोस्तों, अपनी नाजुक सी बेटियों की गृहस्थी बसाने की शिक्षा के साथ उसे सही गलत समझने की कला भी सिखानी चाहिए। ये कोमल कली कहीं तूफान के थपेड़ों को अपना भाग्य न मान ले। बेटियों को विवाह उपरांत पराया न करें, बल्कि उन्हें पहले से भी ज़्यादा अपनापन दें, ताकि वो अपने दुख दर्द को आपको बेहिचक बताएं। बेटियों के ससुराल में ज़रूरत से ज़्यादा दखल अंदाज़ी सही नहीं, पर ज़रूरत से ज़्यादा उसके ससुराल पर भरोसा भी सही नहीं। कहानी को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।